तो चलिए, जैसा कि पिछले सेशन के अंदर अपन ने शुरुआत करी थी और पार्ट 1 में अपन ने 12th क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे। आज अपन सोल्व करेंगे 13th क्वेश्चन से, ठीक है। और ये वीडियो भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। जिस किसी स्टूडेंट ने पहला वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक में उसका यहाँ पे आई बटन में उसका वीडियो लिंक दे दूंगा और कमेंट यहाँ पे भी दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी, तो वो वीडियो जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन शुरू करते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट कोट बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 ए अपॉन 2। ये अपने को प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अपने को पता है कि अगर इंटीरियर एंगल है तो इन तीनों का जो सम होगा ना, वो 180 डिग्री होगा। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग अपन ऐसा लिख सकते हैं कि b प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपन इधर इसको दोनों तरफ में अपन ने डिवाइड कर दिया 2 से, ताकि इधर में 90 डिग्री जाए। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया। अब अपने पास में यहाँ पर है कोट बी प्लस सी अपॉन 2। तो कोट बी प्लस सी अपॉन 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए अपॉन 2। तो ये हो जाएगा कोट बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कोट 90 माइनस ए अपॉन 2। और अपने को पता है कि कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, यस और नो। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको अपन लिख सकते हैं tan a अपॉन 2। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। बस इतना तो सिंपल स्टेप में लिखना है, ज्यादा अपने को नहीं बताना कि कैसे क्या किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी देख लो, फिर उन्होंने बताया LHS कोट बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट जो वैल्यू है वो पुट कर दी। तो ये जो कोट 90 माइनस ए अपॉन 2, सो कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। जो आइडेंटिटी अपन यूज करते हैं ना, हमेशा वो आइडेंटिटी जरूर अपने को मेंशन करनी है। अगर अपन आइडेंटिटी मेंशन नहीं करेंगे या फॉर्मूला अपन मेंशन नहीं करेंगे तो अपने को मार्क्स कट जाएगा। तो ये आइडेंटिटी अपने को मेंशन करना है, उसके आगे में या अपन साइड में फॉर्मूला यूज करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोट 90 माइनस ए अपॉन 2 इक्वल टू 10 ए अपॉन 2। सो ये LHS और ये RHS दोनों प्रूव हो गए इक्वल, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14th नंबर क्वेश्चन है, ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ ए टावर 2 पॉइंट C and D are at distance of 4 meter and 16 meter from the foot respectively if the angles of elevation C and D of the top of the tower are complementary then find the height of the tower, ठीक है। अभी यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इनमें सीधा कुछ भी नहीं दिया होता है। और यहाँ पे सीधा कुछ भी नहीं दिया होता ना, वहीं पे क्वेश्चंस जो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल्स है दोनों, एक जो है वो 4 मीटर पे बन रहा है और एक जो है वो 16 मीटर पे एक पॉइंट, ठीक है। अब मान लो कि ये टावर है या कोई भी बिल्डिंग जो है, यहाँ पे टावर दिया हुआ है, टावर है। इस टावर के फुट से यहाँ पर 4 मीटर पर एक पॉइंट है और यहाँ पर 6 मीटर पर एक पॉइंट है। यहाँ पर एक ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन इधर बन रहा है और ये एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे इस पे बन रहा है। अब दोनों जो है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इसका और इसका सम जो है ना वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने माना कि थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, तो अपन इसको थीटा एंगल मान लिए। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 4 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 16 मीटर है। तो अभी अपने को इसका हाइट फाइंड आउट करना है, ये h, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं अपन। यहाँ पे कैसे क्या हुआ है, यहाँ पे इस हाइट को मान लिया h, ये 4 मीटर, ये 16 मीटर। पहले अपन करेंगे इस वाले ट्राइंगल के अंदर, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो अपने को पता है ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको अपन लिख देंगे tan थीटा AB अपॉन BC इज इक्वल टू h अपॉन 4। तो tan थीटा का वैल्यू हो गया h अपॉन 4। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है। इसको एक बार आप समझ लीजिएगा, डायग्राम को मैंने आपको समझा दिया, वैसे यहाँ पर भी समझाया हुआ है मैंने आपको, और साइड में समझा दिया ताकि अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखो यहाँ पर पहला इक्वेशन आ गया था ये वाला, इस इक्वेशन को याद रखना, ठीक है। अब
ट्राइंगल एबीडी, ठीक है, जो एबीडी ट्राइंगल था ना बड़ा वाला, ये वाला पूरा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल एबीडी पूरा ट्राइंगल यहां से लेके यहां तक, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर अब ये बेस हो जाएगा 16, हाइट तो वही रहेगी एच, तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू एच अपॉन 16, तो 10 90 माइनस थीटा, तो पिछले क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज होगी उस आइडेंटिटी से ये हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 16, तो इसको कर देंगे अपन रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन एच, तो ये आ गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल अपन ने क्या ना, तो इसको भी अपने को लिखना है। पहली आइडेंटिटी अपन ने यूज करी 10 90 माइनस थीटा, दूसरी आइडेंटिटी यूज करी अपने cot थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, ये अपने को मेंशन जरूर करना है, मेंशन नहीं करेंगे तो इसका भी मार्क्स होता है। तो बार बार मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स मार्क्स जो है वो यहीं पे लूज करते हैं। एक टॉपर जो होता है ना, वो टॉपर क्यों बनता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो टॉपर बनता है। बाकी सब क्वेश्चन सब सोल्व करके आते हैं, सब आंसर भी निकाल के आते हैं, फाइनल आंसर तक निकाल के आते हैं, बट मार्क्स अच्छे नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो ये चीजें नहीं लिखते हैं, लास्ट में जो आंसर होता है वो लिखते हैं, हाइट ऑफ द टावर इज 8 मीटर, यहां तक बस करके छोड़ देते हैं यहां तक, ठीक है। इससे आगे नहीं करते हैं कि हाँ ठीक है आंसर आ गया, लिख दिया 8 मीटर हो गया, छोड़ दिया, ठीक है। बट आपको लास्ट में ये लाइन भी लिखनी होती है, ये लाइन लिखोगे ना तो उसके मार्क्स भी मिलते हैं आपको, ये चीजें लिखोगे इसके मार्क्स भी मिलते हैं आपको, तो ये चीजों को जरूर लिखो। अगर इनको नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। मैं आपको इस चीजों को बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स कटते हैं, और ये जो फ्री फोकट के मार्क्स होते हैं जो कि अपन ला सकते हैं। अगर अपन को क्वेश्चन नहीं भी आता ना अप्रोच करना, फिर भी यहाँ से अपन मार्क्स लेके आ सकते हैं, गिवन चीजें लिख के, डायग्राम बना के, डायग्राम का भी हाफ मार्क्स होता है, तो ये चीजें अपने को लिखनी है, यूज करनी है इनको, ठीक है। तो अभी देखो ये आ गया 10 थीटा इक्वल टू 16 अपॉन एच, तो पहली और सेकंड इक्वेशन के थ्रू अपन लिख सकते हैं 10 थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन h, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, h इधर 4 इधर, तो h स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 4 इंटू 16, तो ये 64, सो h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 16, तो ये जाएगा 4 इंटू 4, तो h का वैल्यू हो गया 8 मीटर, ठीक है। तो बस ये हाइट निकल गया अपना। अब इस क्वेश्चन में से अगर आपको डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो मैं इसके लिए भी स्पेसिफिक वीडियो बना के डाल रखा हूँ अपने चैनल पे, आप विजिट करिए, देखिए, समझिए। अगर फिर भी कोई क्वेरीज वगैरह आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वापस से इस पे स्पेशल वीडियो बना दूंगा और समझा दूंगा आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कैसे डायग्राम को बनाना है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इन फिगर ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ठीक है। एक ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बंद है, सर्कमस्क्राइब, इसका मतलब होता है कि सर्कल जो है बंद है किसमें, जो भी अपने को दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल में सर्कल बंद है, तो ये क्वाड्रिलेटरल में ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर सर्कल बंद है, तो अपने को प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, तो AB प्लस CD इज इक्वल टू होगा BC प्लस AD, मतलब इन दोनों अपोजिट साइड का जो सम है ना वो इन दोनों अपोजिट साइड के बराबर, ये प्रूफ करना है अपने को। अब देखो अपन क्या लिखेंगे, पहली जो इसके अंदर जो यूज होने वाली है जो थ्योरम वो ये है कि कोई भी जो सर्कल होता है ना, उस सर्कल के अगर ऊपर अपन टेंजेंट डालते हैं ना एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो जो दोनों टेंजेंट होती है वो दोनों बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर मैं इस पॉइंट से अगर टेंजेंट डालता हूँ, पहली टेंजेंट ये, दूसरी टेंजेंट ये, तो ये दोनों टेंजेंट होती है ना, ये पॉइंट यहाँ पे मान लो ये P पर आके मिल रही है, ये जो है Q पर आके मिल रही है, ये T, तो TP और TQ जो है दोनों बराबर होती है। तो उसी तरह ये ABCD के अंदर ये यहाँ पर इस पॉइंट पे आके टेंजेंट मान लो, ये इसको नाम दे दो मैं P Q R और S, ठीक है। तो इसमें AP और AS बराबर होगा, BP और BQ बराबर होगा क्योंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट है, CQ और CR बराबर होगा, DR और DS बराबर होगा, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पर देखो इस डायग्राम में क्या क्या है, इन्होंने P यहाँ पर ले लिया AD पर, फिर P, फिर इधर Q, फिर इधर R, फिर इधर S, तो इस तरह से ले लिया। अब देखो AP इक्वल टू AQ हो गया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसको छोड़ देना एक बार आप, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो अभी यहाँ पे
AP इज इक्वल टू AQ, DP इज इक्वल टू DS, BR इज इक्वल टू RBQ एंड CR इज इक्वल टू CS। अब देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन के नाम से इनको नाम दे दो, फिर अपन इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है, इन सभी को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आ जाएगा AP प्लस DP प्लस BR प्लस CR इज इक्वल टू AQ प्लस BQ प्लस DS प्लस CS। तो देखो AP और DP ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएंगे AD, और BR और CR दोनों ऐड हो जाएंगे BC, और AQ और BQ ऐड हो जाएंगे AB, और ये DS और CS ऐड होकर हो जाएंगे CD। तो ये हो जाएगा AB प्लस BC, AD प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस BC। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने सोल्व भी करे होंगे। अगर इसमें से कोई डाउट्स आपको आता है लेट मी नो, मैं आपको इस क्वेश्चन का भी स्पेशल वीडियो बना दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको डिटेल में आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे तो ये क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, in figure find the area of shaded region enclosed between two concentric circle of radii 7 cm and 14 cm where angle AOC is equal to 40 डिग्री। ठीक है, ये जो AOC जो एंगल है ये 40 डिग्री का बन रहा है, और इसके बीच में जो अपने को एरिया है, जो शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन कौन सा है, यहाँ पर ये वाला जो शेडेड रीजन हो जाएगा, ये वाला, ये पूरा जो लाइनिंग खींची हुई है ना, ये वाला, ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस है 7 सेंटीमीटर और एक का है 14 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे, अपने को ये वाला एरिया माइनस करना है और ये वाला एरिया माइनस करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर ये करेंगे कि जो बड़ा वाला सर्कल है ना, उस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, बड़े वाले सर्कल का, और फिर इस वाले ये जो सेक्टर है ना, AOC सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। इस सेक्टर का एरिया माइनस करने के बाद में अपन ये वाला जो मेजर सेक्टर है ना, ये मेजर सेक्टर का एरिया भी अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे यहाँ पे पहले AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री आएगा, तो आर्क AOC इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 40 इज इक्वल टू 320। तो ये जो है ना, ये वाला, मतलब अपन ने इसमें क्या किया, इन्होंने इस स्टूडेंट ने किया कि जो आर्क है ना, ये वाला सेक्टर, मेजर सेक्टर का आर्क निकाल लिया इसने 320। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा, इसने ये वाला जो एरिया ना, ये आर्क, ये वाला आर्क, ये बड़े वाले आर्क का एरिया निकाल के ये छोटे वाले आर्क का जो एरिया ना, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने ऐसा किया, थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये छोटा वाला जो आर्क है अंदर वाला, इसका एरिया माइनस कर दिया। अब थीटा कितना 360, तो ये थीटा और पाई को इसने कॉमन ले लिया इसको, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा दिया और इसमें सोल्व करके ये आंसर आ गया अपने पास में शेडेड रीजन का एरिया। सिंपल वे कैसे इसको सोल्व करना है अपने को, यहाँ पे बड़े वाले जो मेजर सेक्टर है बाहर वाली का एरिया निकाल के छोटी वाली जो मेजर सेक्टर है इसका एरिया इसमें से वापस माइनस कर देंगे। ठीक है, बस मेजर सेक्टर का निकाल लो, इस वाले सेगमेंट को आप छोड़ दो, इस सेक्टर को छोड़ ही दो। ठीक है, इस सेक्टर को आप छोड़ के ये वाला सेक्टर का निकाल लो। ठीक है, तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक सॉलिड क्यूब है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उस 10 सेंटीमीटर वाले साइड के कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं 2 सेंटीमीटर साइड के। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो 10 सेंटीमीटर का जो अकेला क्यूब है ना उसका, और जो 2 सेंटीमीटर के जो क्यूब बनने वाले हैं उन सभी क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो इस अकेले क्यूब के बराबर होगा। यस और नो। तो अपन मान लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। यस और नो। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ये जो छोटा वाला है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ क्यूब जो है वो आ जाएगा इसका बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे वाले का वॉल्यूम। तो छोटे वाला वॉल्यूम हो जाएगा 2 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसर,
2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 125 क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया 125। ओके, मतलब जो स्मॉल साइज जो है ना, स्मॉल साइज वाला क्यूब, उसके वॉल्यूम का डिवाइड अपने को करना है बड़े वाले के वॉल्यूम में, जिससे कि अपना का नंबर ऑफ क्यूब हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा, या तो आएगा स्फीयर का या आएगा क्यूब का, आएगा जरूर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जो है जरूर याद करना है। या फिर आ सकता है ग्लास का, कि कितने, एक बड़ा सा सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर इस सिलेंडर का हाइट वॉल्यूम आपको दे देंगे और बोल देंगे कि एक छोटा ग्लास है, तो अब बताओ कि ये छोटे ग्लास इसमें से कितने भरे जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अपन क्या करेंगे, ग्लास का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसके वॉल्यूम में ग्लास का वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ ग्लास आ जाएंगे कि कितने ग्लास अपन इसमें से भर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिफरेंट डाइस आर टोस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है कि या तो 2-2 या 1-1 या 3-3 या 4-4, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो डबलेट आने के चांसेस कितने होंगे। तो डबलेट तो देखो, डबलेट कौन कौन से आएंगे, या तो 1-1 आएगा, या तो आएगा 1-1, या आएगा 2-2, या आएगा 3-3, या आएगा 4-4, या 5-5, या 6 और 6। तो डबलेट टोटल कितना आएंगे, अगर दो डाइस को अपन अगर उछालते हैं तो 6 डबलेट आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। ठीक है, टोटल आउटकम हो जाएंगे 36 और पॉसिबल आउटकम 6। तो डबलेट आने के जो चांसेस है वो हो जाएंगे 6/36 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर 1/6। अब सेकंड में बोला है कि ए गेटिंग ए सम ऑफ 10 ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस। दो डाइस के ऊपर जो सम है वो 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, अब देखो सम 10 किस किस का होगा, तो सम 10, तो सबसे पहले अपन यहां पर सम 10 की लिखते हैं, तो सबसे पहले 4 से शुरू होगा। ठीक है, 4 6 का, 5 5 का, ठीक है, फिर 6 4 का। इसके अलावा और कोई नंबर्स है ही नहीं जिनका सम 10 आ सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबल जो है ना वो 3 नहीं है, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है ही नहीं। 4 6 5 5 और 6 4, इन्हीं तीन का सम जो है ना वो 10 आ रहा है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए 3 एंड टोटल आउटकम हो गए 36। तो ये जाएगा 3/36 इज इक्वल टू 1/12। तो इसका आंसर 1/12। ठीक है, आई होप प्रोबेबिलिटी सभी को आती होगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करें मुझे, मैं आपको इसके बारे में भी पूरा अच्छे से समझाऊंगा। प्रोबेबिलिटी अगर किसी स्टूडेंट को शुरुआत से पढ़ना है तो मैं प्रॉपर वीडियो बना के इस पे डाल दूंगा, जिससे कि वो प्रॉपर शुरुआत से पढ़ सके। ठीक है, अब करते हैं अपन 19 नंबर क्वेश्चन। अब देखो, पहले अपन ने शुरुआत में क्या किया था, वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स के, जिनमें आपको एक वर्ड के अंदर आंसर देना है या एक लाइन के अंदर आंसर देना है। फिर अपन ने किए दो मार्क्स वाले क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप आंसर थे, जो कि अभी अपन सोल्व कर रहे थे, ये 2 मार्क्स के थे। अब अपन करेंगे 3 मार्क्स वाले। ठीक है, 3 मार्क्स के अंदर थोड़ा लेंथ लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज वगैरह का सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इसको प्रॉपर वे में अपने को करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ये है, ये शॉर्ट आंसर है। ठीक है, पहले वेरी शॉर्ट, अभी शॉर्ट आंसर। तो ये है कि फाइंड एचसीएफ एंड फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होगा ये कि अगर कोई दो नंबर का अगर अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है उनके एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले तो अपने को 404 और 96 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और फिर अपने को वेरीफाई करना है कि क्या उनका जो एलसीएम और एचसीएफ है उसका मल्टीप्लिकेशन उनके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो पहले अपन ने एलसीएम साथ में निकाल सकते हैं उन दोनों नंबर्स का। तो फैक्टराइजेशन मेथड से 404 और 96 का अपन निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास में, फिर इन दोनों का अलग अलग अपन एचसीएफ निकाल लेंगे, तो एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, इजी है, बहुत इजी है, बहुत मतलब हलवा क्वेश्चन है।
ये बच्चे 7वीं 8वीं क्लास में बना जानते हैं, ठीक है। बट अपने को यहाँ पे बस ये चीज वेरीफाई करनी है, इसीलिए अपने को करना है, बाकी हलवा क्वेश्चन है। तो HCF 4 एल्सियम, ये आ गया एल्सियम। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 404 इंटू 96 जो है ये हो जाएगा 9696, ठीक है, 9694 या ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करवाए, फिर अपन ने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया नंबर्स को, तो ये आ गया अपने पास में 38784। ये तो एलसीएम आया, ये 4 एचसीएफ आया। अब इसको एचसीएफ को और एलसीएम को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया 38784, एंड प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम आएगा 39698 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया 3874, ये और ये बराबर आ गए। हेंस एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इसको अपने को मेंशन करना है इस तरह से। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये है लीनियर इक्वेशन में से, और इस टाइप के क्वेश्चन में लैंग्वेज के अंदर आपको ध्यान से समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज को समझने में दिक्कत कर जाते हैं और उसको सोल्व करने में गलती हो जाता है। तो मैं एक रिकमेंड यहाँ पे ये करूंगा कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझो, सोल्व करो ना, तो पहले पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लो। द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 3 years more than 3 times the age of his son. 3 years hence the father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Determine the present age. क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। अब क्या करो, इस क्वेश्चन को एक लाइन को पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, फिर आप जो भी वैल्यू आपको माननी है मान लो। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years more than 3 times द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। तो अपन ने मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर, तो फादर की जो एज है ना वो अपन ने x ईयर मान ली, और सन की मान ली y ईयर्स। तो फादर की जो एज है ना वो सन की ईयर से 3 ज्यादा है 3 टाइम्स की, ठीक है, 3 ज्यादा 3 टाइम्स की। तो फादर इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y, मतलब फादर की एज का सन की एज का 3 टाइम्स 3y, और 3 ज्यादा है तो +3, तो x इज इक्वल टू 3y + 3। तो ये एक इक्वेशन आ गया, x - 3y - 3 = 0। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट लाइन में बोला है अपने को, hence the father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Determine their present age. 3 years hence now, 3 साल बाद में। अब देखो 3 साल बाद में जो फादर की जो एज है वो पहले x थी, तो वो कितने जगह x + 3, इसकी y थी तो इसकी जगह y + 3। तो अभी ये बोला गया कि 3 साल बाद में फादर की जो एज है वो 10 साल ज्यादा हो जाएगी, उसकी ट्वाइस, उसके सन की एज की ट्वाइस की। तो इसको अपन लिखेंगे x + 3 = 2 इंटू जो उसकी एज है सन की का दुगुना, मतलब 2 × y + 3 = +10। तो ऐड कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी अपने पास में x - 2 - 13 = 0। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो यहां पर था x - 3y - 3 = 0, यहां पर था x - 2y - 3 13 = 0। तो एलिमिनेशन मेथड सोल्व कर दो। यहाँ पे एलिमिनेशन से कर दो कि इस वाली इक्वेशन को या तो इसमें से माइनस कर दो या इसको इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि इनका x का कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हो। तो इसको अपन करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, -3y + 2y - y एंड -3 एंड +13 + का 10 + का 10 हो जाएगा, y = हो जाएगा 10। तो y का वैल्यू 10 आ गया। अब y का वैल्यू 10 आया, y का वैल्यू 10 अपन पुट कर देंगे इसमें से या इस सेकंड इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 33, मींस सॉरी x का वैल्यू आ जाएगा 33। इट मींस कि जो सन है उसका परसेंटेज आ गया 10 इयर्स और जो फादर है उसका परसेंटेज आ गया 33, ठीक है। अब ये तो यहां तक तो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब डिपेंड ये करता है कि इसके आगे आप कुछ लिखते हो कि नहीं लिखते हो, उसका भी हाफ मार्क्स होता है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो आपको ये लाइन लिखनी है, आंसर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 33 इयर्स एंड सन इज 10 इयर्स, इस तरह से लिखना है आपको। अगर इसको आप यहीं पे लिख के छोड़ दोगे ना कि x और y, बेटा नल्ला हो जाएगा आपका, बेड़ा पार है, नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये लाइन लिखनी है आपको, हाफ मार्क्स अगर आपको चाहिए तो ये मिलनी है। टॉपर बनना है तो ये लाइन लिखना पड़ेगा आपको, अगर नहीं बनना है तो मत लिखना। ओके, ए प्लेन लेफ्ट 30 minutes late than its scheduled time and in order to reach the
destination 1500 kilometer away in time, it had to increase its speed by 100 kilometer per hour from the usual speed. So find its usual speed. क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन जो है वो डेस्टिनेशन जहां से वो उड़ने वाला होता है ना वहां से 30 मिनट लेट उड़ता है, ठीक है। 1500 किलोमीटर का डेस्टिनेशन उसका होता है। इंक्रीज जो उसकी यूजुअल स्पीड होती है, जो हमेशा से जिस स्पीड से उड़ता है उस स्पीड से वो आज उसने जो है अपने प्लेन को 100 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा उड़ाया, ठीक है। द यूजुअल स्पीड, सो फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, तो इसका यूजुअल स्पीड अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जितने टाइम पे वो रोज पहुंचता है ना उस टाइम पे पहुंचने के लिए उसने स्पीड बढ़ा दी, तो वो सेम टाइम पे पहुंच गया। तो अपने पास में डिस्टेंस क्या हो गया 1500 किलोमीटर, यूजुअल स्पीड अपन ने मान लिया s, ठीक है। तो वी नो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, सॉरी टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, टाइम को उधर भेज देंगे तो ये जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो फ्रॉम क्वेश्चन अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि उसका जो यूजुअल स्पीड होता है ना उससे उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से ज्यादा दौड़ाया उसको, तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन स्पीड अपॉन ये हो जाएगा स्पीड अपॉन स्पीड हो जाएगा टाइम। तो टाइम इसका और जो यूजुअल का है ना वो बराबर है। तो देखो यूजुअल का जो टाइम लगना है, एक मिनट, देखो यूजुअल जो रोज हो जाता है ना वो टाइम और जो आज का जो टाइम है उसने 30 मिनट लेट किया, बट जो टाइम है ना उसने सेम पहुंचाया, उसने उसी टाइम पे पहुंचाया जिस टाइम पे वो रोज पहुंचाता है। तो आज जो उसका स्पीड था उसका तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 1500 किलोमीटर, ठीक है। ये तो डिस्टेंस सेम रहेगा। स्पीड इसका कितना था, स्पीड आज था उसका रोज का उसका एस माना था अपन ने, तो एस प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू आ गया अपने पास में, क्योंकि टाइम सेम है ना तो अपन टाइम के रेस्पेक्ट में इसको निकालेंगे। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 1500 अपॉन एस प्लस 100, ठीक है। और तो जो रोजाना का जो टाइम है ना उसका वो डिस्टेंस तो 1500, ठीक है, उसका स्पीड कितना हो जाएगा एस, तो ये जाएगा एस, तो ये टाइम हो जाएगा रोजाना का उसका, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये रोजाना का टाइम है। तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1500 अपॉन एस, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये 1500 से ये 1500 कैंसल, अब यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू एस प्लस सॉरी -1/2, ये एक घंटा आधा घंटा ये जल्दी लेट भी शुरू होगी ना, तो ये -1/2 भी इधर अपन कर देंगे, तो ये -1/2 इधर ऐड करेंगे क्योंकि ये आधा घंटा लेट निकली थी, तो ये इधर में -1/2 रोज का हो जाएगा, तो रोज के समय से अपन आधा घंटा निकाल देंगे, तो -1/2, तो ये यहाँ पर अपन इसको कैंसिल नहीं करेंगे, सॉरी इसको अपन कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे पहले, तो फिर अपन कैंसिल कर पाएंगे इसको। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1500 अपॉन एस प्लस 100 इज इक्वल टू 1500 अपॉन एस -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको 2s को ले लेंगे अपन एलसीएम, तो 2s को एलसीएम ले लेंगे। इसको मैं ना 1 मिनट ना ग्रीन बोर्ड पे समझा देता हूँ आपको, उस पे बोर्ड पे समझा देता हूँ। ठीक है, सो ये यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, 1500 अपॉन एस प्लस 100 इज इक्वल टू 1500 अपॉन एस, एंड जो आधा घंटा लेट हुआ था उसने माइनस कर दिया, तो -1/2, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसको अपन s और 2s को अपन ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन एस प्लस 100 इज इक्वल टू 1500 2s अपन ने एलसीएम लिया, तो ये 2s एलसीएम आ गया, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये जाएगा 3000, ठीक है, ये 3000 एंड माइनस इधर में s, ठीक है, ये अपन ने s ये 3000 माइनस s डिवाइड बाई 2s, ठीक है। अब ये s प्लस इधर में 100, अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इधर में, तो ये हो जाएगा इधर आके ये 2s इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3000s
इज इक्वल टू 3000 माइनस एस मल्टीप्लाई एस प्लस 100। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 3000 एस इज इक्वल टू 3000 इंटू एस, 3000 एस, 3000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा प्लस 3000 एंड 2 मोर जीरोस, माइनस एस इंटू प्लस का एस माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर एंड माइनस 100 एस। ठीक है, अब ये 1000 एस और ये 1000 एस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इन सभी को मैं इधर साइड में लेके जाऊंगा, तो इनका साइन ये जीरो हो जाएगा इधर में ये। अब इन सभी को साइड चेंज हो जाएगा, तो ये साइन चेंज होकर ये हो जाएगा प्लस 100 एस स्क्वायर, माइनस का 100 एस हो जाएगा प्लस का 100 एस, एंड माइनस का ये जो है ये 3 लाख हो जाएगा माइनस का 3 लाख इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लेंगे अपन। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फैक्टराइजेशन मेथड इस सोल्व कर लेंगे, इससे आगे आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपन वापस चलते हैं वहीं पे। ओके, ओके, तो इस तरह से अपने को सोल्व करना है। ध्यान देना अपने को कहाँ पे क्या गलती होती है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये सोल्व किया है। ठीक है, फैक्टराइजेशन, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मतलब यूज करके ये आया था इनके पास में, तो इन्होंने जो 100 था ना प्लस का 100 एस, इसको तोड़ दिया इन्होंने, प्लस का 1600 इंटू माइनस का 500, 600 माइनस 500, तो ये हो गया s प्लस 60, इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस 500 कॉमन ले लिया, तो ये s प्लस 600, तो s प्लस 600 को कॉमन लेके ये s माइनस 500, s प्लस 600 इक्वल टू 0, तो s माइनस 500 इक्वल टू 0 एंड s प्लस 600 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर इसका जो है वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू अपना हो नहीं सकता क्योंकि स्पीड जो है वो पॉजिटिव होता है, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 500 किलोमीटर पर हावर, तो स्पीड आ जाएगा उसका जो यूजुअल जो स्पीड होगा ना वो 500 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन लगा देता हूँ, ये सैंपल पेपर क्वेश्चन है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज में जब सोल्व करोगे ना, तो एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है, एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है जिसमें एक में बताया गया कि 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और एक क्वेश्चन है जिसमें 480 किलोमीटर वाला क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में जरूर सोल्व करना। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, इसको कैसे कैसे सोल्व करना है, किस तरह से इसको करना है, कंप्लीट क्वेश्चन का मैंने वीडियो जो है चैनल पे डाल रखा है, आप जाके विजिट करिए और इस वीडियो को जरूर देखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन या ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो घुमा के जो क्वेश्चन आने वाला है वो इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, सीधा सीधा कोई नहीं देता आपको इक्वेशन सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन थे आपको घुमाकर आएंगे ही आएंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी से, फ्रॉम माय फेवरेट एक्सरसाइज। ठीक है, सो यहाँ पे दिया है इन एन एपी गिवन दैट द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 54, द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -3 एंड द एंड टर्म an is equal to 0 and the sum of the first n terms Sn of the AP। ठीक है, अपने को इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, an टर्म दी हुई है 0, तो अपने को n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर Sn n टर्म्स के लिए अपने को Sn फाइंड आउट करना है, तो पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 54, d इज इक्वल टू -3, an इज इक्वल टू 0। इन चीजों को आपको लिखना है गिवन करके। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गिवन लगाया नहीं है, बट आपको गिवन करके लिखना है। फिर an इज इक्वल टू 0, फिर आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an दिया हुआ था 0 तो इक्वल टू में 0, तो ये हो जाएगा अपने पास में a का वैल्यू 54, तो 54 माइनस d का वैल्यू -3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 19, आंसर आ गया n इज इक्वल टू 19। तो अब अपने को फाइंड आउट करना है Sn। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 19, तो a 19 इक्वल टू आएगा 0। अब Sn हो जाएगा n बाई 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो ये हो जाएगा n बाई 2 मल्टीप्लाई 2a हो जाएगा 108 माइनस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसको सोल्व करने पे जो अपने को जो वैल्यू निकाला ना Sn का, वो n की फॉर्म में निकालना, क्योंकि
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम निकालना है, तो अपने को आंसर जो है ना वो एस एन की फॉर्म में लिखना है। फिर लास्ट के अंदर अपने को आंसर लिखना है हियर n इज इक्वल टू 19, तो ये n की फॉर्म में निकाल दिया अपन ने। अब n का वैल्यू पुट करके निकालना है बाद में आगे। तो हियर n इज इक्वल टू 19, सो s 19 इक्वल टू 19 अपॉन 2 111 माइनस 57, ठीक है, क्योंकि 19 इंटू 3 57 हो जाएगा। माइनस करेंगे, सोल्व करेंगे, तो एस एन इक्वल टू आ गया 513। सो अब लास्ट में लिखना है अपने को आंसर। सो आंसर क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 19 और एस एन इक्वल टू S19 इक्वल टू 513। तो इस तरह से इस आंसर को लिखना है, ठीक है। यहीं तक सॉल्व करके नहीं वो छोड़ देना है। मैं आपको हमेशा बताते जा रहा हूँ, बार बार बताते जा रहा हूँ कि आपको लास्ट में आंसर करके आंसर लिखना है। इस चीज का आपको पक्का ध्यान रखना है, नहीं ध्यान रखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where ABC is similar to PQR. So prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM. ठीक है, ट्राइंगल ABC और PQR जो है ना वो दोनों सिमिलर है, जिसमें AD और PM जो दोनों जो है ना वो इन ट्राइंगल्स की मीडियंस है। मीडियन का मतलब होता है कि वो इन जो ये जो BC है ना, BC को तो बराबर होगा बढ़ेगी, ये मीडियन AD, तो BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा। और यहाँ पर PM है तो ये हो जाएगा PM QM इज इक्वल टू MR। तो अपने को प्रूव ये करना है AB अपॉन PQ, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। अब देखो, अब यहाँ पे अपने को बोला गया कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो अभी मैं ऐसा लिख देता हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। मतलब ये जो साइड है इसके सिमिलर, ये जो साइड है BC जो है वो QR के सिमिलर, AC जो है PR के सिमिलर। तो ये जो है प्रोपोर्शनल होगी, तो प्रोपोर्शनल होगी तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये हो जाएगा AC अपॉन PR। अब देखो अपने को पता ये है कि ये जो है ना BC अपने को AD अपॉन PM की फॉर्म में करना है प्रूफ। तो अभी मैं ऐसा लिख सकता हूं कि BD जो है BD उसको अपन लिख सकते हैं 2BD, और इसको QM को लिख सकते हैं अपन 2QM। तो यहाँ पर BC की जगह लिख देंगे 2BD एंड अपॉन 2QM, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा BD अपॉन QM। तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, ठीक है, ये ले लिया अपन ने, ये QM प्रूफ हो गया। अब अपन लेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड PQM वी हैव। अब देखो ये और ये ट्राइंगल दोनों कोरस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ना ये इसके एंगल के सिमिलर होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसके सिमिलर होगा, ये वाला एंगल इसके सिमिलर होगा, मतलब इक्वल होगा। बट अपने को इन दोनों एंगल की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ इस एंगल की और इस एंगल की जरूरत है, क्योंकि अपने को इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, ठीक है। तो अपन ने लिया एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, ये ऑलरेडी अपन प्रूफ कर चुके हैं। अब ये जो एंगल है, ये जो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल वो साइड एंगल और BD अपॉन QM, मतलब ये साइड से और ये साइड से, मतलब साइड एंगल साइड से ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। अगर ये सिमिलर हो गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है ये दोनों प्रोपोर्शन होगी, तो अपन लिख सकते हैं AD अपॉन PM, ठीक है। तो ये AD अपॉन PM भी इसके इक्वल हो जाएगा AB अपॉन PQ के, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रूव्ड, तो यहाँ पे लास्ट में लिख दो प्रूव्ड, ठीक है। जब प्रूवन वाले क्वेश्चन हो ना तो उसमें मजे से लिख दो प्रूवन, मजे से बड़ा बड़ा लिख के आओ, प्रूवन हैंस प्रूव्ड, कोई मना नहीं करेगा क्यों लिखा है, मजे लो लिखो, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 6 -4 -2 -7, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो दो पॉइंट्स है ना, इन दो पॉइंट को y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लो कि ये एक पॉइंट है, ये y एक्सिस हो गया, ये एक पॉइंट है 6 -4 यहाँ पर, और एक ये पॉइंट है यहाँ पर -2 -7, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस, ठीक है। अब y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, y का कोऑर्डिनेट y रहेगा, तो इसको अपन 0 y लिख सकते हैं, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट पहले आएगा तो 0 y हो जाएगा ये।
अब 0y हो जाएगा, तो ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अपने को पहले से ये बताना है कि कौन से रेशियो के अंदर उसको डिवाइड कर रहा है। तो देखो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में एक कोऑर्डिनेट या तो x का या y का वो सफिशिएंट होता है। तो अपन या तो निकाल लेंगे x से या निकाल लेंगे अपन y से। तो अपन को x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो x वाले से निकाल लेंगे अपन। तो इसको अपन यहाँ पर जब मान लेते हैं कि ये लाइन है, ठीक है, a तो हो गया 6 - 4, b हो गया -2 - 7, और ये जो है ना इसको रेशियो k रेशियो 1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, k रेशियो 1 में, ठीक है। ये x एक्सिस सॉरी y एक्सिस, तो ये 0y पर इंटरसेक्ट करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 0y पे। तो अभी अपन ऐसा लिख सकते हैं कि इसको k रेशियो y में कर रहा है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला से इसको अपन लिख सकते हैं k इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपन ले रहे हैं कौन सा, x एक्सिस का, तो इसको अपन लिखेंगे -2k 1 × 6 + 6 अपॉन k + 1, और फिर ये इसका -7k। अब इसको अपन ले ही नहीं रहे, ठीक है, इसको अपन यहाँ पे लिखा तो है बट इसको अपन लेंगे नहीं, ठीक है। सो फिर बाद में ओके चलो इसको भी ले लेते हैं y, इस वाले को भी। तो ये -7k एंड -4 अपॉन k + 1। तो अभी देखो अपने को पता है कि जो इसका जो वैल्यू है ना x का, ये वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू अपने को नहीं पता है, बस अपन ने लिख लिया है, आगे काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा -2k + 6 अपॉन k + 1 = 0। तो ये इधर जाके 0 जाएगा, तो -2k + 6 = 0। सो ये हो जाएगा 2k = 6, तो k इक्वल टू आ गया 3, तो k का वैल्यू 3। अब अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो ये पॉइंट को सोल्व कर लेंगे। तो ये पॉइंट आया था अपने पास में -7k -4 डिवाइडेड बाई k + 1, ठीक है। इसमें k का वैल्यू अपन पुट कर देंगे, k का वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा -7 × 3 -21 -4 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा -25/4, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो -25/4 आ जाएगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे अपन। तो x का 0 था और y का हो जाएगा -25/4, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे y एक्सिस को। वो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 3 था k का वैल्यू, तो रेशियो हो जाएगा 3:1। ओके, तो इतना सिंपल आंसर है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके मार्क्स फिक्स कर देता है कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपके किसी के भी मार्क्स कटने जाए, एकदम फिक्स मार्क्स है यहाँ से। तो ओके देखो अब यहाँ पे भी देख लो आपके ने कि इसने होशियार बंदे ने कैसे लिखा है, ठीक है। सो y = निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दिया, निकाल दिया, लास्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया -225/4 ऑफ y एक्सिस एंड लाइन सेगमेंट, ठीक है, y एक्सिस और लाइन सेगमेंट का। ओके, ये वाला क्वेश्चन प्रूफ देख पा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो तो अपना फेवरेट है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये सारे तो अपने फेवरेट है। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री के इतने क्वेश्चन डाल रखे चैनल के ऊपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल रखे, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जो हार्ड से हार्ड है वो भी डाल रखे हैं। तो आप सभी विजिट करो, उन सभी क्वेश्चन को चेक करो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का भी मैंने पार्टिकुलर सोल्यूशन डाल रखा है, इसको कैसे सोल्व करना है इसको मैं पार्टिकुलरली सोल्व कराऊंगा। तब तक अगर आप सोल्यूशन देख लीजिए, तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूँ। ओके तो चलिए वापस आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अभी अपन। तो ये जो क्वेश्चन है ना मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है इस वीडियो का सॉल्यूशन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। लेटेस्ट में ये जो क्वेश्चन है अभी 2020 के अंदर आ चुका है, ठीक है। ओके तो अभी ओके 1 मिनट, ये रहा क्वेश्चन, इसको इंसर्ट कर लेते हैं अपन यहाँ। तो ये हो गया अपने पास में 2
ये 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर में कोस थीटा कॉमन आ रहा है, नीचे में साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो ऊपर में अपन ले लेते हैं कॉमन साइन थीटा को, तो ये मैंने सॉरी ऊपर में कोस थीटा को मैंने ले लिया कॉमन। ठीक है, तो ये कोस थीटा को मैंने कॉमन ले लिया ऊपर में, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे कॉमन ले लेते हैं अपन साइन थीटा को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अपन क्या करेंगे, जो 1 है ना, इस 1 को लिख लेते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसको अपन लिख लेंगे ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ऊपर से कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा जगह कोट थीटा, तो मैं इसको लिख लेता हूं ऊपर में कोट थीटा, फिर इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा इन साइन यहाँ पर माइनस का 1 है, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इन माइनस का कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय नीचे में साइन थीटा को तो अपन ने ऊपर में कोष्ठक साथ में कोष्ठक लिख दिया, अब 1 को इसको भी लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब जब 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर में कोट थीटा एंड ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये, तो ये बच जाएगा अपने पास में कोट थीटा। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो लास्ट में आपको लिख देना है LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, अब मान लो कई बार आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, गलत हो रहा है क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, शुरुआत में क्वेश्चन को सोल्व क्या करो, जितना हो सके उतना सोल्व करो, लास्ट में डायरेक्टली लिख दो जो कोट थीटा आ रहा है ना वो लिख दो डायरेक्टली कोट थीटा, और ये लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS। अगर आपका शुरुआत का एकदम जो शुरुआत है वो सही रही ना, तो टीचर जो है आपको LHS इज इक्वल टू RHS देख के ही अच्छे मार्क्स दे देगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा हो तब की बात है ये, अगर आ रहा हो तो सोल्व करना है, नहीं आ रहा हो तो फिर ये कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मैंने देखा है, पर्सनली देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, नहीं समझ पाते इसको कहाँ करना है, कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना ऐसा क्वेश्चन है, मतलब मैं बोल सकता हूँ, मतलब क्या ही बोले इस क्वेश्चन के बारे में, आता ही आता है, और इस क्वेश्चन में मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको भी आपको सोल्व करवा देता हूँ। ओके, इन स्टूडेंट्स ने कैसे कर रखा है 37.5 एंड b इज इक्वल टू 7.5, ये क्या क्या है 7.5, ये ओके छोड़ो, आप इस चीज को छोड़ो, अब इस क्वेश्चन को समझो आप। तो अपनी सॉल्यूशन से नहीं करवाऊंगा मैं आपको, इस क्वेश्चन को मैं पार्टिकुलरली आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे मैं आपको सॉल्व करके समझा दूंगा कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। सॉल्यूशन क्या होगा, PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का कोड है, ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T, सो फाइंड द लेंथ ऑफ TP। तो अपने को जो TP जो लेंथ है ना उसको लेंथ फाइंड आउट करना है TP का। ठीक है, कि TP कितने का होगा, तो ये अपने को रेडियस दे रखा है PO। ठीक है, OT दे रखा है अपने को, PQ दे रखा है अपने को, अब अपने को फाइंड आउट करना है TP। ओके, तो चलो मैं डायग्राम बना लेता हूं यहाँ पे, पेज नंबर 2। ठीक है, अब देखो सर्कल जो था ना वो कुछ इस तरह से था,
ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब अपने को लाइन चाहिए, चलो लाइन वाइन तो अपन बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर। अब यहाँ पर ये पहला रेडियस हो जाएगा और ये दूसरा इधर। अब यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक कोण ये बन गया और इस पॉइंट से एक कोण ये बन गया और यहाँ पर ये और ये एक हो गया। सॉरी, ये कोण ये टेंजेंट हो गया, ये टी, ये पी और ये क्यू। ठीक है, अब इसका रेडियस जो है ना ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर है, ये जो कोड है ये कोड 8 सेंटीमीटर। अब ये जो कोड है ना, इस कोड को जो ये जो है ना ओटी, ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब ये बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, ये थ्योरम है। थ्योरम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जरूर इस थ्योरम को पढ़ना। ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, तो ये जो है इधर 8 सेंटीमीटर का पूरा, तो ये 4 इधर हो जाएगा और 4 इधर हो जाएगा। अब जहां पर इंटरसेक्ट करना है इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन एम। ठीक है, अब एक देखो, एक ट्राइंगल हो जाएगा ओपीटी। ट्राइंगल को समझना आप, एक ट्राइंगल हो जाएगा ओपीटी और एक ट्राइंगल हो जाएगा यहाँ पर एमओपी। एमओपी, तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है ना ये कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन है ये एंगल। तो इसको ले लेता हूं मैं थीटा। अगर मैं इसको थीटा ले लिया तो इस ट्राइंगल में एमओपी के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया और ओपीटी के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। तो पहले अपन ओपीटी में फाइंड आउट करते हैं। देखो, अपने को ये फाइंड आउट करना है। अगर ये अगर 90 डिग्री है ना तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अपने को पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब टीपी अपॉन 5। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, टीपी अपॉन 5। अब चलते हैं अपन एमओपी ट्राइंगल के अंदर। तो एमओपी ट्राइंगल के अंदर भी अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही ढूंढेंगे। तो अगर ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। बेस अपने को नहीं पता है कि बेस क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन बेस पता कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं OM स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा OM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो OM इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो OM का वैल्यू आ गया अपने पास में यहाँ पे 3। ठीक है, ये 3 आ गया। अब एमओपी इसके अंदर अपन भी अपन फाइंड आउट करेंगे tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 अपॉन 3। तो ये हो गया 4 अपॉन 3। ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर भी टीपी अपॉन 5 tan थीटा वैल्यू है, ये भी थीटा वैल्यू है। इन दोनों को अपन इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो अभी इसको मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट, इसको मैं लिख सकता हूँ टीपी अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा टीपी इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20 अपॉन 3। ये आंसर है 20 अपॉन 3। ठीक है, आपको ये आंसर तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको याद है, जबान पे याद है कि क्वेश्चन देख लिया कि आंसर टीपी अपॉन 3 आना है बस। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको इस चीज का, किस तरह से सोल्व करना है मतलब। और इसको आप सिमिलरिटी वाले रूल से भी कर सकते हो। अगर थीटा से सोल्व नहीं करना है तो आप इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को दोनों को सिमिलर बता दो, और सिमिलर बता के दोनों को आप इसकी साइड जो प्रोपोर्शनल साइड से, प्रोपोर्शनल साइड को प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लो आप। ठीक है, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस, दोनों प्रोपोर्शन हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, दोनों प्रोपोर्शन। ये बेस और ये बेस दोनों प्रोपोर्शन। बस सोल्व कर लो इसको। टीपी अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। बस सिंपल 20 अपॉन 3 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहाँ पे अभी। ओके, तो देखो अभी अपन 26 क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके हैं और अभी अपन आगे हैं पेज 11 पेज पे हैं। और टोटल जो पेजेस है यहाँ पे इस सीरीज के अंदर 20 पेजेस है और टोटल जो क्वेश्चन है वो 37 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अभी के लिए। तो अभी अपन ये क्वेश्चन जो है यहाँ तक आप इस वीडियो को देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। ठीक है, 4 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो अपन कल डिस्कस कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है
ये वाले भी अपन कल कर लेंगे 30 मार्क्स के। केस स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये अपन कल डिस्कस कर लेंगे। और ये जो है स्टैटिक्स है, ये भी अपन कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 29 ये क्वेश्चन है एरिया एंड वॉल्यूम से, ये भी अपन कल सॉल्व कर लेंगे। फिर ये वाला जो है क्वेश्चन है जिसके अंदर ये वाला एरिया निकालना अपने को, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूं। इसके अंदर फॉर्मूला जो है वो ये लगेगा, टीटा मेजर सेक्टर वाला अपने को लगाना है टीटा ये वाला, तो ये टीटा हो जाएगा 300, तो ये जाएगा इसके अंदर 300 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसके अंदर अपने को दे रखा है 21 और 42 दे रखा है, तो 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर कर देंगे अपन, तो ये 300। तो ये देखो यही फॉर्मूला इसने लगा रखा है, तो इसका आंसर सिंपलेस्ट आ जाएगा। ये वाला सेक्टर निकालना है अपने को, मेजो सेक्टर इस वाला बाहर वाला, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे अपन। ठीक है, तो ये 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलो 27 हो गया, इसके बाद में ये हो गया। ठीक है, 27 क्वेश्चन तक अपने हो गए। कल अपन सोल्व करेंगे वॉल्यूम वाले इस क्वेश्चन सेट। तो ये 28 क्वेश्चन के बाद में अपन सीधा ये स्टैटिस्टिक्स करेंगे और स्टैटिस्टिक्स के बाद में केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये अपन कल करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप ये जो वीडियोस है, जितने क्वेश्चन अपन अभी सोल्व करा है, ये रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन छूट गया हो, कोई आपको क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं आ रहा हो, तो वो क्वेश्चन का आप मुझे चैट बॉक्स में या आप यहाँ पे कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको आपको नेक्स्ट सेशन में कवर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा